लिखिए इसके अंदर, मैं डायरेक्टली यहाँ पर आपका इसका डिसीजन सुना दे रहा हूँ। लिखिए, एग्रीकल्चरल लैंड, एग्रीकल्चरल लैंड sold for, agricultural land sold for non agricultural purpose, non agricultural purpose is accessible to, is accessible to capital gains tax। एंड बहुत ही सही डिसीजन है। मैं आपसे इसका फीडबैक जानना चाहूंगा। पहले लिखिए, फिर इसको थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। हो गया सर। हो गया ना? लिख लिए बाकी सबके सब? बाकी लोग प्लीज कंफर्म कीजिए। हो गया। ओके। हो गया सर। अब मेरा क्वेश्चन आपसे ये है, आप लोग बताइए कि एग्रीकल्चर मतलब रूरल एग्रीकल्चर लैंड, अगर इसका कुछ खरीदी बिक्री होता है तो गवर्नमेंट इसको माफ कर रही है। जब हम देखते हैं एग्रीकल्चर इनकम तो गवर्नमेंट इसको माफ कर रही है। ऐसा क्यों? बताओ। क्योंकि सर वो एग्रीकल्चर क्योंकि देता है। सर एग्रीकल्चर में उतना ज्यादा इनकम नहीं होता। ऑब्वियसली गवर्नमेंट चाहती है कि हम फार्मर लोग को सपोर्ट करें, हम डेवलपमेंट। एग्रीकल्चर को प्रमोट करें, तो इसलिए गवर्नमेंट क्या करती है? गवर्नमेंट बेनिफिट पे बेनिफिट देती है। अब यहाँ पर गवर्नमेंट ने दिया बेनिफिट और आपने क्या किया? आपने उसका गलत यूज किया। मतलब आपके पास बहुत सारा एग्रीकल्चर लैंड था, आपने उसको उसके ऊपर मॉल बनाने के लिए किसी एक पार्टी को बेच दिया, तो सीधी सी बात है आप उसको पैसे भी ज्यादा अच्छे पैसे में बेचोगे। तो यहां पर गवर्नमेंट देख रही है यार आप तो फिर मिसयूज कर रहे हो प्रोविजन का। तो गवर्नमेंट ने कहा, फिर जब केस गया सुप्रीम कोर्ट तक, तो सुप्रीम कोर्ट ने भी लास्ट में ये डिसाइड किया कि भैया जो हमने एग्रीकल्चर को बेनिफिट दिया था, आपने तो उसकी इंटेंशंस की धज्जियां उड़ा दी। हम चाहते थे एग्रीकल्चर प्रमोट हो, लेकिन आप तो पूरे खेत के खेत पूरे बर्बाद करके उसके ऊपर बिल्डिंग बना के मॉल खड़ा कर दोगे, तो भैया हम इसको एग्रीकल्चर का बेनिफिट नहीं देंगे। अगर ऐसा रहा तो आज पूरा देश का किसान सबके सब तो क्या करेंगे? सब बेच खाएंगे खेत को। किसको बेचेंगे? जो बड़े बड़े बिजनेसमैन है उसको बेच देंगे और वो लोग वहां पर मॉल बनाएंगे, फैक्ट्री बनाएंगे। लेकिन हम ऐसे नहीं होने देंगे, हम चाहते हैं भैया एग्रीकल्चर बच के रहे। तो इसीलिए अगर आप एग्रीकल्चर लैंड को अगर नॉन एग्रीकल्चर पर्पज के लिए अगर बेचते हो तो भैया तब तो कैपिटल गेन टैक्स लगेगा। एंड बहुत सही बात है। क्या बोल रहे हो? एग्री करते हो गवर्नमेंट की डिसीजन के साथ? जी सर। एकदम सही सही बात है। अब मुझे एक चीज और बताइए, एक छोटा सा क्वेश्चन आपके सामने, ठीक है? और ये जो अभी क्वेश्चन आपको बता रहा हूं मैं, ये क्वेश्चन एग्जाम में आ चुका है। मैं जरा आपका राय जानना चाहूंगा, ठीक है? फटाफट मैं क्वेश्चन लिख रहा हूं, आप लोग भी देख लीजिएगा। एक सेकंड रुकिए। ओके, क्वेश्चन है, बाकी सिचुएशन आपको पहले बता दूं, सिचुएशन बाद में बताऊंगा, पहले क्वेश्चन लिखिए। क्वेश्चन है, अ फार्मर being resident of Sambalpur sold his rural agricultural land situated in Pakistan and received
इंडियन रुपीज of rupees 2 lakhs over the cost of acquisition over the cost of acquisition of this land, जितने में उसने वो लैंड को खरीदा था उससे 2 लाख ज्यादा में उसने बेच दिया। कमेंट ऑन टैक्सेबिलिटी। सर टैक्सेबल होगा एग्रीकल्चर लैंड है भैया, जो सब वो भी, पाकिस्तान में है। अरे वो भी रूरल वाला है, देखो ना, रूरल है, अर्बन नहीं है, रूरल है। सब पाकिस्तान पूरा कंट्री रूरल है। हैप्पी कैंसर। बाकी बाकी लोग क्या बोल रहे हो, क्या होगा? बताइए क्या होगा, बताइए फटाफट। सर वो टैक्सेबल मतलब इंडियन है तो फिर पाकिस्तान में कैसे होगा सर उसका एग्रीकल्चर लैंड? क्वेश्चन, अरे भैया इंडियन का मेरे मेरे सिटीजन है। बाप दादा का था, जब पार्टीशन हुआ तो हम लोग छोड़ के आ गए, बट हाँ। आज भी था, मैं बेच दिया बाद में, और क्या पॉसिबल। सर उसमें से इंडिया गवर्नमेंट को या यहाँ के इंडिया का से कुछ बेनिफिट नहीं हो रहा, तो उसको क्यों सर देगा बेनिफिट? ऑब्वियसली देखो, यहाँ पर खेती बाड़ी का अगर जमीन बिकता है ना, कहाँ का बिका? बाहर का बिका। हम इंडिया को प्रोटेक्ट करना चाहते हैं, बाहर वाले तुम कुछ भी करो, ठीक है? तो चलिए लिखिए, आंसर लिखिए। क्वेश्चन लिख लिए क्या आप लोग? क्वेश्चन लिख लिए क्या? जी सर। हाँ तो चलिए, अगर जो लोग नहीं यस लिखे, सर। अगर नहीं लिखे यस तो मैं आपको 3 सेकंड दिया, लिख लिया। स्क्रीनशॉट ले लो। 1 2 3 स्क्रीनशॉट क्लिक। ओके चलिए अब आंसर लिखिए। हमको सिर्फ कमेंट करना है ना, तो देखिए कैसे लिखेंगे। पहले हम लिखेंगे प्रिंसिपल। कौन सा प्रिंसिपल इसके अंदर इन्वॉल्व है? लिखिए अंडर सेक्शन 2 सब सेक्शन 14 कमा ओनली रूरल एग्रीकल्चरल land in India are not a capital asset। इज होगा ना, इज नॉट अ कैपिटल एसेट, ये हमारा प्रिंसिपल है, ठीक है? अब इसी प्रिंसिपल को लेकर हम क्या करेंगे, दूसरा पार्ट, एनालिसिस एंड कंक्लूजन। एनालिसिस एंड कंक्लूजन देंगे हम। लिखिए in the given case comma the farmer in the given case the farmer has sold rural agricultural land in Pakistan, full stop। therefore the transaction attracts capital gain
लिख लिए क्या? यस सर। Yes, sir. ओके, तो आगे इसको कंटिन्यू करें यहाँ तक अगर आपका हो गया हो जी तो सर। ठीक है। तो हमने क्या क्या देख लिया? हमने देख लिया कैपिटल एसेट क्या होता है, हमने देख लिया ज्वेलरी क्या होती है, हमने देख लिया आपका कैपिटल एसेट में क्या एक्सक्लूड किया गया है, रूरल एग्रीकल्चर लैंड क्या होता है, अर्बन क्या होता है, वो हमने देख लिया। अब बात आती है भैया, कैपिटल एसेट ना दो प्रकार के हो सकते हैं। बोले कैसे दो प्रकार के? इधर शॉर्ट टर्म या फिर लॉन्ग टर्म, है ना, इधर शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म। हेडिंग दीजिए टाइप्स ऑफ कैपिटल एसेट्स, टाइप्स ऑफ कैपिटल एसेट। दो प्रकार के हो सकते हैं, दो प्रकार के हो सकते हैं। क्या क्या? या तो लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट्स या फिर शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट्स, या तो लॉन्ग टर्म या फिर शॉर्ट टर्म। ठीक है, अब देखिए इसके हिसाब से ना कैपिटल एसेट को तीन और कैटेगरी में फिल्टर्ड किया गया है। ठीक है, तीन और कैटेगरी में फिल्टर्ड किया गया है। क्या है वो? पहला आपका होता है फाइनेंशियल एसेट्स, फाइनेंशियल एसेट्स। दूसरा आपका होता है स्पेशल एसेट्स, एंड तीसरा आपका होता है अदर्स। फाइनेंशियल एसेट्स, स्पेशल एसेट्स एंड आपका अदर्स। ठीक है, तो देखिए लॉन्ग टर्म कब कहेंगे? अगर हम इसको हेल्ड करेंगे फॉर, मैं फाइनेंशियल एसेट की बात कर रहा हूं, फाइनेंशियल एसेट कब लॉन्ग टर्म कहलाएगा? व्हेन इट इज हेल्ड फॉर मोर देन 12 months, मोर देन 12 months। तो इसका मतलब शॉर्ट टर्म कब हो जाएगा? व्हेन इट इज हेल्ड फॉर लेस देन 12 months, when it is held less than 12 months। स्पेशल एसेट ये क्या है? when it is held for more than 24 months, 24 months। तो शॉर्ट टर्म कब हो जाएगा? when it is held for less than 24 months। एंड अदर के केस में held for more than कितने मंथ्स? आप लोग खुद बताइए, आप लोग स्मार्ट हो। 36 months। 36, फैंटास्टिक। 12, 24, 36,
एंड सिमिलरली शॉर्ट टर्म कब होगा अदर एसेट व्हेन इट इज हेल्ड फॉर लेस देन 36 मंथ्स। इस चार्ट को आप लोग फटाफट बना लीजिए। हो गया ओके। तो हम जो इसमें बाइफरकेशन कर रहे हैं शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म, ये किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है अगर आप गौर से देखोगे ना, सो इट इज डिपेंडेंट ऑन, it depends upon the period of holding of assets. It is depends upon the period of holding of assets, जिसको शॉर्टकट में कभी कभी आगे हम क्या बोल सकते हैं मालूम, पोहा, POHA, पीरियड ऑफ होल्डिंग ऑफ एसेट्स। इसी के ऊपर डिपेंड करता है कि वो शॉर्ट टर्म होगा कि लॉन्ग टर्म होगा। यहां तक आप लोग लिख लिए हो? जी सर। अब आपके मन में एक डाउट आ सकता है कि सर 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 मतलब बोलो बोलो बोलो, अब ये कैसे पता करें कि फाइनेंशियल एसेट मतलब क्या, स्पेशल एसेट मतलब क्या, अदर मतलब क्या, है ना? तो चलिए देखिए, अब हम उसको लिख लेते हैं। बड़ी सीधी सीधी बात है, घबराइए मत। लिखिए सबसे पहला, फाइनेंशियल एसेट्स फाइनेंशियल एसेट्स इंक्लूड्स क्या क्या? पहला, इक्विटी और प्रेफरेंस शेयर्स, इक्विटी और प्रेफरेंस शेयर्स, लेकिन कैसे वाले मालूम? लिस्टेड वाले। लिस्टेड मतलब जो सिक्योरिटी शेयर मार्केट में लिस्टेड है, हो रखी है, मतलब जिसको आप सेल परचेस कर सकते हो इजीली शेयर मार्केट से, वो आपका फाइनेंशियल एसेट है। और क्या हो सकता है मालूम? सिक्योरिटीज डिबेंचर्स, सिक्योरिटीज डिबेंचर्स एंड गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। ये भी कैसी होनी चाहिए? लिस्टेड। अगर ये शेयर मार्केट में लिस्टेड है तो ये स्पेशल एसेट है, सॉरी फाइनेंशियल एसेट है। तीसरा क्या होगा? यूनिट्स ऑफ UTI। UTI मतलब यूनियन ट्रस्ट ऑफ इंडिया, यूनियन ट्रस्ट ऑफ इंडिया। देन डी में क्या होगा? जीरो कूपन बॉन्ड, जिसे हम कहते हैं ZCB। अगर जीरो कूपन बॉन्ड है तो भी आपका इसमें आएगा। एंड ई नंबर में लिखिए यूनिट्स ऑफ म्यूचुअल फंड्स, म्यूचुअल फंड्स। तो फाइनेंशियल एसेट इंक्लूड्स दीज फाइव्स, क्या? इक्विटी और प्रेफरेंस शेयर्स लिस्टेड वाले, इक्विटी सॉरी सिक्योरिटीज डिबेंचर एंड गवर्नमेंट सिक्योरिटीज लिस्टेड वाले, यूनिट ऑफ UTI, जीरो कूपन बॉन्ड एंड यूनिट्स ऑफ म्यूचुअल फंड। तो अगर एग्जाम में आपको ऐसा कुछ दिख जाए इन पांचों में से कोई भी नाम, तो आपको मान लेना है कि ये आपका फाइनेंशियल एसेट है। और अगर ये फाइनेंशियल एसेट लेस देन 12 मंथ अगर आपने होल्ड किया, मतलब 12 महीने के अंदर ही आपने खरीदा और बेचा, दोनों कर दिया, तो आपका होल्डिंग पीरियड क्या हो गया? लेस देन 12 मंथ। तो आपका ये क्या हो जाएगा? जो भी फायदा होगा शॉर्ट टर्म। एंड अगर इन्हीं चीज को आपने 12 महीने से ज्यादा होल्ड करके बेचा तो क्या हो जाएगा? ये लॉन्ग टर्म हो जाएगा। समझ में आपको? जी। ओके, नाउ दूसरा लिखिए,
स्पेशल एसेट्स, स्पेशल एसेट्स includes, special assets includes क्या? immovable properties, immovable properties। एंड अगर लिस्टेड शेयर्स ऊपर कवर हो गए हैं तो नीचे कौन से शेयर्स कवर होंगे? अनलिस्टेड शेयर्स, अनलिस्टेड शेयर्स। ठीक है, देन इसी में सी नंबर देके लिखिए बाकी के कुछ कुछ, लेकिन जहां पर हमको क्या करना पड़ेगा, वेट नहीं ठीक है, कुछ मत कीजिए, अनलिस्टेड शेयर्स। अब इसका एक नेक्स्ट नोट दीजिए जहां पर हम लिखेंगे पर्टिकुलर्स, देन पीरियड ऑफ होल्डिंग ऑफ एसेट, particulars, period of holding of assets। नंबर लिखिए इक्विटी ओरिएंटेड, इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड यूनिट्स, इसका पीरियड ऑफ होल्डिंग ऑफ एसेट्स आपका 1 ईयर होना चाहिए। उससे ज्यादा अगर आप बेचोगे तो लॉन्ग टर्म हो जाएगा, 1 साल से पहले बेचोगे तो शॉर्ट टर्म हो जाएगा। दूसरा लिखिए डिबेंचर लिस्टेड इन रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज, रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज। अगर डिबेंचर कुछ अगर ऐसे रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज में अगर रजिस्टर्ड है तो वो भी अगर 1 साल आप रखते हो, उसके बाद अगर बेचते हो तो लॉन्ग टर्म, 1 साल से पहले बेचते हो तो शॉर्ट टर्म। तीसरा लिखिए शेयर्स लिस्टेड तो है कंपनी में, लिस्टेड है से मतलब शेयर मार्केट में लिस्टेड है, लेकिन आउटसाइड इंडिया है। तो इंडिया में अगर रहता तो हम 12 महीने का समय दिए थे, आउटसाइड इंडिया है तो 2 साल का समय देंगे। मतलब 2 साल के अंदर आप बेचते हो तो शॉर्ट टर्म, 2 साल से बाद बेचते हो तो लॉन्ग टर्म। The next, shares of private limited companies, private limited companies, इसको भी 2 साल का समय दिया गया है। किसी भी प्राइवेट कंपनी का अगर आप शेयर होल्ड करके रखे हो, 2 साल से पहले अगर बेचते हो तो शॉर्ट टर्म हो जाएगा, 2 साल से बाद बेचते हो तो लॉन्ग टर्म हो जाएगा। 5 नंबर लिखिए डेट ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड यूनिट्स। डेट ओरिएंटेड अगर है तो भैया इस केस में हम 3 साल, मतलब इसको नॉर्मल वाला केस मानेंगे। 3 साल तक अगर रखते हो तो ये शॉर्ट टर्म, 3 साल से ज्यादा रखते हो तो लॉन्ग टर्म। 6 नंबर लिखिए डिबेंचर लिस्टेड आउटसाइड इंडिया, डिबेंचर लिस्टेड आउटसाइड इंडिया, तब भी हम 3 साल का इसको पीरियड ऑफ होल्डिंग बोल रहे हैं। अगर उससे पहले बेच दिया तो शॉर्ट टर्म, उससे बाद बेचा तो लॉन्ग टर्म। एंड द लास्ट नॉट द लिस्ट, यूनिट्स ऑफ बिजनेस ट्रस्ट, ब्रैकेट में लिखो REIT। REIT मतलब
वो भी लिख लो भैया वरना कंफ्यूज हो जाओगे। रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट, ठीक है, इनका भी लिस्टेड होना जरूरी है। कितना समय? 3 साल। तो 3 साल से पहले अगर ये बेचोगे तो शॉर्ट टर्म, उसके बाद बेचोगे तो लॉन्ग टर्म। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आप लोग लिख लिए होंगे। यस सर। समझ में आ गया? तो फटाफट आज की Yes, क्लास sir. को मैं रिवाइज कराता हूँ, फिर क्लास को वाइंड अप कर लेंगे, ठीक है? और आगे नया टॉपिक स्टार्ट नहीं करते आज, सिर्फ आज जो पढ़े उसको कंटिन्यू करते हैं। ओके सर। तो चलिए सीट बेल्ट बांध लीजिए, हम टेक ऑफ के लिए रेडी हैं। ओके, तो आज हमने देखा कैपिटल एसेट वुड आल्सो इंक्लूड एग्रीकल्चर लैंड। एग्रीकल्चर लैंड अगर आपका म्युनिसिपैलिटी एरिया में सिचुएटेड है जहां की पॉपुलेशन एज पर लास्ट सेंसस 10,000 से ज्यादा है, तो वहां पर जो भी एग्रीकल्चर लैंड होगा उसको हम अर्बन एग्रीकल्चर लैंड मानेंगे। साथ ही साथ अगर आपका म्युनिसिपैलिटी से 2 किलोमीटर आगे, म्युनिसिपैलिटी लिमिट से 2 किलोमीटर आगे अगर आपका हो एरिया और वहां पर पॉपुलेशन आपकी 10,000 से 1 लाख हो, तब भी हम उसको क्या मानेंगे? अर्बन मानेंगे। आपका म्युनिसिपैलिटी से 6 किलोमीटर तक का रेंज हम देखें और पॉपुलेशन अगर 1 लाख से 10 लाख हो गई तो उसको हम अर्बन मानेंगे। एंड म्युनिसिपैलिटी लिमिट से अगर आपका 8 किलोमीटर तक हो गया और पॉपुलेशन अगर 10 लाख से ज्यादा हो गई, तब भी हम उसको क्या मानेंगे? हम उसको मानेंगे ये अर्बन लैंड है। एंड बियॉन्ड 8 किलोमीटर, 8 किलोमीटर के रेंज के बाहर अगर कुछ भी हो तो उसको हम क्या मानेंगे? उसको हम मानेंगे वो अर्बन नहीं होके वो रूरल एरिया है। और रूरल एग्रीकल्चर लैंड को बेचने पर कैपिटल गेन नहीं आएगा, लेकिन अर्बन एरिया बेचोगे तो कैपिटल गेन आएगा। और साथ साथ हमने केस स्टडी देखी थी। केस स्टडी किसकी थी? शरीफा बीबी, मोहम्मद इब्राहिम एंड अदर्स। इसमें ये डिसाइड हुआ था कि एग्रीकल्चर लैंड को भी अगर आप नॉन एग्रीकल्चर पर्पस के लिए बेचते हो तो भैया कैपिटल गेन हम लगा देंगे। फिर हमने क्वेश्चन देखा था, खैर छोड़िए, हाँ हमने देखा था कि भैया लैंड इंडिया में सिचुएटेड होना चाहिए। पाकिस्तान का लैंड अगर आप बेच रहे हो या आउटसाइड इंडिया कोई भी जगह का आप एग्रीकल्चर लैंड अगर बेचते भी हो तो नो डाउट वो एग्रीकल्चर लैंड था, लेकिन वो इंडिया का नहीं था, इसीलिए टैक्सेबल। देन हमने देखा था टाइप्स ऑफ कैपिटल एसेट। ये डिपेंड करता है आपका कि आप उस एसेट को कितने दिन होल्ड करके रखते हो। इट इज डिपेंड्स अपॉन द पीरियड ऑफ होल्डिंग ऑफ एसेट्स, दैट इज पोहा, POHA, ठीक है? तो 2 प्रकार के हो सकते हैं आपके, एक शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म। अब इसने 3 कैटेगरी कर दी एसेट की, क्या? फाइनेंशियल एसेट, स्पेशल एसेट एंड अदर्स। फाइनेंशियल एसेट अगर आप, और इसमें पीरियड याद करने का बहुत सिंपल है, 12 महीना, 24 महीना, 36 महीना, ठीक है ना? तो भैया ये आपको कैसे याद रहेगा? देखो कैपिटल एसेट ना, ये जो 3 टाइप के हैं, क्या ये फंसाओ, आप फंस सकते हो इसके चक्कर में, फंसाओ। है ना? आप कैपिटल एसेट को बाइफरकेट करने में फंस सकते हो, तो फंसाओ, फाइनेंशियल एसेट, स्पेशल एसेट एंड अदर, ठीक है? तो देखिए फाइनेंशियल एसेट सीधा सा बात है, 12 महीना, 24 महीना और 36 महीना। अगर आप इसको 12 महीने से ज्यादा रखते हो तो लॉन्ग टर्म, 12 महीने से कम रखते हो तो शॉर्ट टर्म। स्पेशल एसेट को 24 महीने से ज्यादा होल्ड करके रखते हो तो लॉन्ग टर्म, और उससे 24 महीने से कमती रखते हो तो शॉर्ट टर्म। एंड अदर एसेट अगर कुछ है 36 महीने से ज्यादा रखोगे तो लॉन्ग टर्म, एंड कमती रखोगे तो शॉर्ट टर्म, जो हमने इस टेबल में बहुत ही सुंदर तरीके से ड्रॉ करके बनाया। एंड उसके बाद हमने देखा फाइनेंशियल एसेट मतलब क्या क्या हो सकता है, जैसे कि इक्विटी या प्रेफरेंसेस लिस्टेड वाले होंगे, सिक्योरिटी डिवेंचर अगर लिस्टेड हैं तो वो होंगे, यूटीआई की यूनिट हो गई, जीरो कूपन बॉन्ड हो गया, म्यूचुअल फंड की यूनिट हो गई, ये सारे फाइनेंशियल एसेट हैं। इसका मतलब ये सारों को अगर आप लेस देन 12 मंथ अगर रखते हो तो ये आपका क्या हो जाएगा मालूम? शॉर्ट टर्म। इन सबको अगर आप मोर देन 12 मंथ अगर रखते हो तो ये क्या हो जाएगा पता है आपको? लॉन्ग टर्म, ठीक है? देन उसके बाद हमने स्पेशल एसेट को देखा। स्पेशल एसेट इंक्लूड इमूवेबल प्रॉपर्टी एंड अनलिस्टेड शेयर्स। जैसे आपकी मान लो लैंड है, बिल्डिंग है, उसको 2 साल से ज्यादा अगर आप रख लेते हो अपने पास तो आपका लॉन्ग टर्म हो जाएगा। 2 साल से पहले ही बेच दिए, मतलब आज मान लो मैं जमीन खरीदा था तो 2, 3, 4, 5, 6 महीना, 7 महीना बाद अगर बेच देता हूँ तो शॉर्ट टर्म। देन हमने कुछ और स्पेशल कैटेगरी देखा कि अगर इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड है तो वहां पर 1 साल से ज्यादा अगर बेचोगे तो लॉन्ग टर्म। डिवेंचर लिस्टेड है, 1 साल से ज्यादा बेचोगे लॉन्ग टर्म। शेयर आउटसाइड इंडिया अगर लिस्टेड है 2 साल से ज्यादा आपका लॉन्ग टर्म। शेयर प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के हैं तो 2 साल से ज्यादा अगर आप उसको होल्ड करके बेच रहे हो तो लॉन्ग टर्म।
एंड लास्ट हमने 3 कैटेगरी देखा जहां पर 3 साल मतलब नॉर्मल केस क्या क्या है वो, डेट ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड, डिवेंचर लिस्टेड आउटसाइड इंडिया एंड यूनिट ऑफ REIT। समझ में आ गया आपको यहाँ तक? तो चलिए आज की क्लास वाइंड अप करते हैं, कल फिर कंटिन्यू करेंगे हमारे इस चैप्टर को। हैव अ गुड डे। थैंक यू सर। थैंक यू सर।